आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे अक्टूबर 4 वीकली बैंकिंग अवेयरनेस। तो इसमें जो कवर रहेगा, जो बैंक का न्यूज़ है सारा का सारा, और ये जो रहने वाला है अक्टूबर 27 से लेकर 2 नवंबर तक जो भी न्यूज़ है वो सब कुछ। तो पहले से बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया डायरेक्ट एक्सेस टू नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और ये किया गया है फॉर आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए। तो इससे पहले जो जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो ऑलरेडी इसका लाभ ले रहे थे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। और अब जो है दूसरे जो बैंक्स हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी लाभ देने के लिए आरबीआई ने ये डायरेक्शन लाया है, जिसके अंतर्गत ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर पाएंगे जो भी बैंक है ये सब। ठीक है, ये तीनों बैंक के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझते हैं क्या है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया था बाय आरबीआई 2005 में। और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का काम रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है एक पेपर में लिख के देती है कि 10 साल के बाद आपको जो है इतना पैसा दिया जाएगा, और वो जो पर्सन है वो पर्सन वो बॉन्ड को संभाल कर रखता है, और 10 साल के बाद जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट उसको वापस कर देता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी वो वापस करता है, उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो भी वापस करता है। ठीक है, और कभी कभी जो पीरियोडिक जो पैसे रहते हैं वो भी लिखे रहते हैं कि पीरियोडिकली आपको इतना पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो रिलीज करने का काम होता है आरबीआई का। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट में जो है गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करता है। उसके बाद जो बैंक्स है वो पिक्चर में आती है जब वो सेकेंडरी मार्केट में पहुंचता है। मतलब इसको एक सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करता है कि जब पहली बार जब रिलीज करता है बॉन्ड, या तो जब बॉन्ड की ऑप्शंस होती है, तो उस केस में उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। उसके बाद जब एक इन्वेस्टर के पास वो बॉन्ड पहुंच गया, उसका एक इन्वेस्टर जो है दूसरे इन्वेस्टर को जब वो बॉन्ड बेच रहा हो, तो उस केस में उसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो NDSOM है ये सिर्फ सेकेंडरी मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जो बैंक्स है वो सेकेंडरी मार्केट में आएंगे, और जो NDSOM है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बेच पाएंगे वो सेकेंडरी मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी जो प्राइमरी मार्केट है उसमें आरबीआई खुद ही बेचेगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है वो समझते हैं ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो उसके लिए हम एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं तो आपको और चीज़ समझ आएगा। तो पहले तो हम लेते हैं कि एक बैंक ले लेते हैं कोई भी। तो हम आरआरबी लेते हैं, आरआरबी बैंक है, और इसके अंतर्गत दो हम पर्सन लेते हैं, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। ठीक है, तो जो पर्सन ए है उसके पास है गवर्नमेंट बॉन्ड। कहाँ से लिया? पर्सन ए ने गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई से लिया, और पर्सन बी जो है वो इसका दोस्त है। तो पर्सन ए जो है गवर्नमेंट बॉन्ड इनके पास तो ये बोल रहे हैं पर्सन बी को कि मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करना है। तो पर्सन बी बोल रहे हैं ठीक है मेरे को सेल कर दो, तो कितने में दोगे? तो पर्सन ए बोलता है मैं आपको 100 रुपये में ये बॉन्ड देने के लिए रेडी हूँ। तो ये पर्सन बी पूछता है ए को कि मुझे ये जो ट्रांसफ़र होगा कि ये बॉन्ड जो है ट्रांसफ़र हो गया मुझे, तो ये पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए जो पर्सन ए है वो बोलते हैं कि हमें जाना पड़ेगा बैंक। तो बैंक भी क्योंकि ये दोनों के दोनों गांव में रहते हैं, तो वो जो ए और बी पर्सन है वो जो गांव के बैंक है उधर जा सकते हैं, जैसे कि आरआरबी हो गया, और वो जो भी बॉन्ड है वो जो है रजिस्टर कर सकते हैं अंडर दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ प्लेटफॉर्म में जाके वो रजिस्टर कर पाएंगे, और जो भी बैंक एम्प्लॉय है वो जो डिटेल है पर्सन बी का वो लिख देगा, उसके साथ लिख देगा कि पर्सन बी ने जो है 100 रुपये में इस बॉन्ड को खरीदा है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म है, इसका यही काम रहता है। तो इसके अंतर्गत कुछ नए नए गाइडलाइंस में लाए गए हैं, वो देखते हैं। इसमें बोला गया कि ये एनेबल करेगा जो भी एंटिटीज़ है, एंटिटीज़ कौन कौन से? बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या तो आरआरबी सभी लोकल बैंक, लोकल एरिया बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, तो सबके लिए एप्लीकेबल है कि ये जो है जो भी डायरेक्शन दिया आरबीआई ने, जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड किया आरबीआई ने, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि अगर डायरेक्ट एक्सेस लेना है, डायरेक्ट एक्सेस कैसे? जैसे बैंक हो गए, तो अगर डायरेक्ट एक्सेस लेना है तो उसके लिए बैंक के पास जो है सिक्योरिटी जनरल लेजर अकाउंट होना चाहिए। तो ये अकाउंट क्या होता है? जैसे कि बैंक के पास अगर आपका अकाउंट रहता है तो सेविंग अकाउंट रहता है, तो उस केस में आप पैसे डाल सकते हो। तो वैसे ही अगर बैंक को अगर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदनी है तो उस केस में आरबीआई के साथ बैंक को एक सिक्योरिटी जनरल लेजर अकाउंट खोलना पड़ता है। इसमें जो है आरबीआई से वो जो भी बॉन्ड की जो ट्रांजेक्शन्स हुई है उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, इस अकाउंट में। उसके बाद बैंक को जो है आरबीआई के साथ एक करेंट अकाउंट भी खोलना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप गए आरबीआई के पास, बोला कि भाई मेरा एक करेंट अकाउंट खोल दो, तो आरबीआई आपके लिए करेंट अकाउंट नहीं खोलेगा, आपको लात मार के भगा देगा। क्योंकि आरबीआई का काम है कि बैंक को जो है करेंट अकाउंट देने का। ठीक है, आपको नहीं, क्योंकि आपको अगर करेंट अकाउंट खोलना है तो आपको जाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक या जो भी शेड्यूल बैंक है उनके पास जाना पड़ेगा, या आईआरबी ये सब के पास जाना पड़ेगा। और अगर बैंक को अगर करेंट अकाउंट खोलना है तो वो जा सकता है आरबीआई के पास।
तो बैंक जो है आरबीआई के पास करंट अकाउंट खोल दिया, जिसके अंतर्गत बैंक को जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये सब मिलती है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट एक्सेस वाले जो भी बैंक्स हैं उनको उनके लिए लागू है ये रूल्स कि उनके पास SGL अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ जो है करंट अकाउंट भी होना चाहिए विद आरबीआई। लेकिन अब कुछ बात करते हैं वो इंस्टीट्यूट्स की जिसके पास एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, जिसको आरबीआई ने डायरेक्ट एक्सेस नहीं देकर रखा हुआ है। तो वो जो है पार्टनरशिप कर सकता है, जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस है, जैसे कि आरआरबी हो गया तो आरआरबी के साथ पार्टनर कर सकता है। जिसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, जैसे कि पेमेंट बैंक हो गया तो उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है करने का गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए, तो उस केस में वो जो है आरआरबी का हेल्प ले सकते हैं। जिसके पास इनडायरेक्ट एक्सेस रहता है वो पार्टनर कर सकता है डायरेक्ट एक्सेस के जो भी बैंक्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये हो गया जो भी न्यूज़ था वो। और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी जो अबाउट NDSOM है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लिखा है कि 2005 में लॉन्च किया गया था। ये एक तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि हेल्प करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए इन द सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का और कौन कौन सी चीज़ है जो गवर्नमेंट इशू करता है और इस सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बॉन्ड इशू करती है वो तो रहता ही है। उसके बाद जो ट्रेजरी बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है वो भी रहता है। उसके बाद जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं वो भी जो है अंडर दिस प्लेटफॉर्म के आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेजरी बिल भी अगर कोई बेच रहा हो एक पर्सन दूसरे पर्सन को, तो उस केस में भी जो बैंक है उधर जाके ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है और जो भी डेटा है वो बैंक को दे सकता है, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। एक है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और जो कॉर्पोरेट कंपनीज है वो इनडायरेक्ट एक्सेस ही ले सकते हैं NDSOM का, ठीक है। जैसे मैंने पेमेंट बैंक का एग्जांपल दिया था ना, तो वैसे आप देख सकते हो जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स है और कॉर्पोरेट कंपनीज है वो इनडायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, जैसे कि PF हो गया, प्रोविडेंट फंड, उसके बाद जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो उनको भी जो है डायरेक्ट एक्सेस दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। ये पुराना रूल है बट मैंने इधर नोट बना के लिखा हुआ है कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है फंस सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है लाइसेंस के ऊपर है, जिसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस मिल गया है कि वो जो है फॉरेन एक्सचेंज कर पाए बाय आरबीआई। तो अब जो है फॉरेन एक्सचेंज जो भी सर्विस है उसका लाभ ले पाएंगी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है ऑथराइज डीलर 1 कैटेगरी का लाइसेंस मिला गया है अंडर द फेमा एक्ट 1999 के अंतर्गत, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं क्या है ये ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के अंतर्गत जो भी बैंक्स है वो जो है फॉरेन बाय और सेल कर पाते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, जैसे कि US डॉलर में अगर कुछ बेचना है या तो दूसरे डॉलर में बेचना है तो वो कर पाएंगे अंडर दिस ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है लाइसेंस दिया गया है परिमल पेमेंट सर्विस लिमिटेड, और ये लाइसेंस दिया गया है बाय आरबीआई। तो इनको जो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस मिला है कि ये जो है एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे अब काम कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकॉप ग्लोबल PTE लिमिटेड जो सिंगापुर बेस्ड है, इनको जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर ने लाइसेंस दिया कि ये जो है BATF लाइसेंस के तौर पे काम कर पाएंगे। तो BATF अगर लाइसेंस का फुल फॉर्म देखें तो आपको मिलेगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस। तो ये सब कुछ कर पाएंगे जो IFC गिफ्ट सिटी है यहाँ पे। तो ये ऐसा पहला ऐसा फॉर्म बना है जो कि ऑब्टेन किया है BATF लाइसेंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक लोन है जो कि ADB ने दिया गया है आसाम गवर्नमेंट को। तो ये दिया गया है 796.88 करोड़ रुपीज़। तो ये दिया गया है जो आसाम का जो वेटलैंड है उसमें उसके लिए कि आसाम का जो 129 वेटलैंड है उसको रिस्टोर किया जाए अंडर द प्रोग्राम ऑफ सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेशन फिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ 3800 हेक्टर लंबा जो है ये वेटलैंड होने वाला है, जो कि एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछा जाएगा बट ये थोड़ा बताना पड़ता है बिकॉज लिंक बैठने के लिए, ठीक है। आपको जैसे समझ आए तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है ADB जो फंड कर रहा है वो 80% फंड कर रहा है और जो आसाम गवर्नमेंट है वो जो फंड कर रहा है वो 20% फंड कर रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। इसलिए मैंने ब्लू मार्क से भी करके रखा जिसके से आपको समझ आए। तो नेक्स्ट जो है लॉन्चेस है वो कवर करते हैं। तो ये आ रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक महिला सक्षम स्कीम। तो जैसे नाम से पता लगा सक्षम, तो इसका नाम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और वुमेन एम्पावरमेंट कौन सा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, कि वो जो है एंटरप्राइज एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा बढ़ावा दे पाए। तो ये जो भी ये लिया गया है अंडर दी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत। और ये जो मिशन है इसको कौन कवर करता है, ये कवर करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी कि ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, और ये जो है स्कीम प्रमोट करता है लखपति दीदी योजना को। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत बोला गया था कि जितने भी औरतें हैं हमारे इंडिया में और उनको एंटरप्राइज बनाया जाएगा और उनको जो है लखपति बनाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत बोला गया इस स्कीम के अंतर्गत कुछ
70,000 से लेकर 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। और इसके लिए जो है मिनिमम हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए 1 लाख रुपये, तभी जो है ये लोन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है BOB उत्कर्ष डिपॉजिट स्कीम, जो कि एक तरह का टर्म डिपॉजिट स्कीम है, जो कि 400 दिन लंबा पीरियड का स्कीम है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इंटरेस्ट रेट मिल जाएंगे, लेकिन वो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपको कभी भी इंटरेस्ट रेट पूछा नहीं जाता कि इस बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है, इस बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है। वो तब पूछा जाता है, अब मान लीजिए कि एक FD स्कीम था जिसमें 3 बैंक थे, SBI था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था और एक और बैंक था। ठीक है, तो तीनों का जो है एक डे पे था, मतलब किसका 4 डेज में था, प्रीवियस का न्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, एक था 3 डेज पे था और एक का कुछ 3 डेज में था। तो तीनों का जो था ना वो इंटरेस्ट रेट सेम था 7.5। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए कि सेम इंटरेस्ट रेट पे तीनों के तीनों जो है अलग अलग डेज पे जो है सेम इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हो तो वो कभी क्वेश्चन नहीं आता, प्रीवियस से उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ये जो स्कीम एप्लीकेबल है, अगर फिक्स डिपॉजिट कोई पर्सन करना चाह रहा है 3 करोड़ से कम, तो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो एलिजिबल है, क्योंकि समझ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि LIC ने रिड्यूस कर दिया 1 ईयर एजेंट एग्रीमेंट। तो पहले जो था ये एग्रीमेंट में जो भी एजेंट थे उनको कमीशन मिलता था 35% अगर बोनस लेते थे तो, लेकिन अब जो है इसका कमीशन कम करके 28% कर दिया गया है। और अगर कोई भी एजेंट जो है 25% पहले मिलता था विदाउट बोनस, तो उसको जो है 20% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एजेंट्स कौन होते हैं, जैसे कि आपको पता हो गया, आपके इधर भी आते होंगे LIC की तरफ से या SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से, जो कि अपना जो एक प्रोडक्ट है वो सेल करने की कोशिश करता है। जब वो सेल करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो अगर वो 1 साल के अंदर ही, जैसे ज्वाइन हुए उसके 1 साल के अंदर ही अगर सेल कर रहेंगे, तो उनको जो कमीशन मिलेगा वो 28% मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस। और अगर बोनस नहीं ले रहे होंगे तो उनको 20% मिलने वाला है। तो LIC ने ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद अगर की पॉइंट्स की बात करें तो LIC ने रिवाइज कर दिया जो भी इनका न्यू एनरोलमेंट प्लान है, इसके अंतर्गत पहले 55 एज था, उसको कम करके 50 ईयर कर दिया गया है। उसका जो प्रीमियम रिन्यूएबल था उसका भी कमीशन राइज कर दिया है फ्रॉम 5% टू 7.5%। ये जो भी मॉडिफिकेशन की गई है ये देख के की गई है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मास्टर सर्कुलेशन दी थी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इशू किया गया था ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और इसको जो है इफेक्टिवली एप्लीकेबल था 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 2024 से ही LIC ने जो भी कमीशन था वो रिड्यूस कर दिया है। तो ये हो गया हमारा जो बैंक अवेयरनेस का न्यूज़ था वीकली का। सो ये मैं मानता हूँ कि छोटा वीडियो था, बट मैंने शॉर्ट में आपको सारा का सारा जो भी डिटेल में वो पूरा वो समझा दिया है। इससे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए। आप ज़्यादा पढ़ते हो, 1-1 घंटा वीडियो देखते हो, 2-2 घंटा वीडियो देखते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट में तो रिवीजन करना है, वो रिवीजन ही जो है आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। और मेरा यही मकसद है और बैंक साथी का यही मकसद है कि आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में समझाया भी जाए वीडियो के थ्रू, और जो नोट्स है वो भी आपको उसी फॉर्म में दिए जाए, जिसकी से आपको रिवीजन करने में हेल्प हो। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसी घटना देखने में सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगले मित्र रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।